हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर कभी आपने अपनी बाइक में या कार में हवा भरवाई होगी तब आपने वहाँ पर किसी कंप्रेसर को लगा हुआ देखा होगा, और अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने किसी न किसी कंप्रेसर को देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक डायनामिक कंप्रेसर है। कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायनामिक कंप्रेसर और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और डायनामिक कंप्रेसर का एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर जो हमारी एयर होती है वो एक्सियली अंदर आती है और रेडियली बाहर जाती है, इसीलिए इस कंप्रेसर को हम रेडियल कंप्रेसर भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर जो हमारा इम्पेलर होता है वो हमारे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, और जो हमारी डिफ्यूजर और केसिंग होती है वो इस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे कि ये कंप्रेस होती है। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के। तो यहाँ पर है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और यहाँ पर इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो यह है हमारा सक्शन पोर्ट जहाँ से हवा अंदर जाती है, यह है हमारा इम्पेलर, यह है हमारा डिफ्यूजर, यह है हमारा डिस्चार्ज, यह है ड्राइविंग शाफ्ट, यह है पैकिंग ग्लैंड, यह है पैकिंग, यह है हमारी केसिंग और यह है हमारा फाउंडेशन। अब हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। इसकी वर्किंग डिपेंड करती है दो इक्वेशन पर। तो पहली इक्वेशन हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि इसको जाने बिना आप इसकी वर्किंग को नहीं समझ सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक इक्वेशन आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम सातत्यता समीकरण भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब कोई भी फ्लूइड किसी भी ट्यूब में स्टडी फ्लो करता है तब एक समय में उसके हर सेक्शन से पास होने वाले फ्लूइड का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो हम आगे डायग्राम में समझेंगे। सपोज करते हैं ये एक ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एरिया A1 है जो कि बड़ा एरिया है, और यहाँ पे एरिया A2 है जो कि छोटा एरिया है। अब जितना फ्लूइड इस एरिया से फ्लो होगा उतनी ही मात्रा का फ्लूइड इस एरिया से भी फ्लो होना चाहिए। अब ये एक ही केस में हो सकता है, अगर यहाँ पर एरिया बड़ा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ पर एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर अगर एरिया 5 है और वेलोसिटी 4 है, तब यहाँ पर जो डिस्चार्ज आएगा वो आएगा 20। और यहाँ पर हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी और एरिया कम होगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पर एरिया है 4 और वेलोसिटी है 5, तो ये आएगा हमारा 20। तो यानी कि जो हमारा फ्लो है वो 20 ही रहना चाहिए, जबकि हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी कांस्टेंट है और हमारा डिस्चार्ज एज पर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वेरिएबल चीज़ हमारी केवल यहाँ पर निकल कर आती है, वो है वेलोसिटी। और यहाँ पर ये इक्वेशन हमने दे भी रखी है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2।
और सेकंड हमारा जो प्रिंसिपल काम करता है वो है हमारा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहती है अगर किसी भी ट्यूब में कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी है, इरोटेशनल है, फ्रिक्शनल लेस है और वो जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, तब उसके अंदर 3 टाइप की एनर्जी होगी और उन तीनों टाइप की एनर्जी का योग हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये 3 टाइप की जो एनर्जी हैं वो होती है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब है जहाँ पर जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर P जो है वो प्रेशर एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ये जो V1 है वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बराबर होगी। तो आप देखेंगे यहाँ जो एरिया है वो ज़्यादा है पर यहाँ पर जो एरिया है वो कम है। अब जब यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो जो वेलोसिटी है वो कम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहाँ पर एरिया कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इक्वेशन क्या कहती है कि इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, सपोज करते हैं 2 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर एनर्जी होगी, वो प्रेशर एनर्जी हम समझ लेते हैं 8 है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी एनर्जी है वो ज़्यादा है तो वो होगी यहाँ पर 8, लेकिन जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो यहाँ पर होगी 2, क्योंकि एज पर बर्नौली थ्योरम यहाँ से निकलने वाली एनर्जी और यहाँ से निकलने वाली एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। और आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, यानी कि इस पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का योग यहाँ पर जो तीनों एनर्जी का योग है वो बराबर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं आई, वहाँ से एयर इसके अंदर जाती है, उसके बाद ये एयर टकराती है इम्पेलर से। इम्पेलर जो है रोटरी मोशन करता है और उसके अंदर लगे होते हैं ब्लेड। जब ये ब्लेड इस एयर को स्ट्राइक करते हैं तब इस एयर के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि इसको भेजता है डिफ्यूज़र के अंदर, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफ्यूज़र में जाकर बदल जाती है हमारी प्रेशर एनर्जी में। सेम डिफ्यूज़र के बाद हमारी जो एयर है वो जाती है वॉल्यूट केसिंग में, और वॉल्यूट केसिंग में भी हमारी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये होती कैसे है वो हम समझेंगे। आप यहाँ देखिए, ये एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये एरिया है आई, यहाँ पर हमारा फ्लूइड एंटर करता है, ये है हमारा इम्पेलर। जब ये इम्पेलर घूमता है तब एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और वो पहुँचता है यहाँ पर, ये है हमारा डिफ्यूज़र। अब आप देखेंगे डिफ्यूज़र की जो शेप है वो डाइवर्जेंट शेप है, यानी कि यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पर एरिया कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी तो कम होगी
लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से डिफ्यूज़र से निकलते निकलते इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जाती है, लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाती है। और अब आप देखोगे फिर ये जाता है केसिंग के अंदर, ये हमारी वॉल्यूट केसिंग। अब वॉल्यूट केसिंग का डिज़ाइन भी हमारा कैसा है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया है वो कम है, और आप देखोगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ये एरिया बढ़ता जा रहा है, जिससे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम होती जाती है, लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाती है। और इस तरीके से आउटलेट पे आते आते जो हमारा फ्लूइड है इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि हम उसको अपने किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? इस कंप्रेसर का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि ये बनाने में आसान है। इसके लिए किसी भी स्पेशल फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हाईली एनर्जी इफ़िशिएंट होता है। इसके अंदर जो रबिंग करने वाले पार्ट्स हैं, यानी कि फ्रिक्शन वाले पार्ट्स हैं, वो काफ़ी कम होते हैं, और इसका हाई प्रेशर रेशियो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि इसके द्वारा हम एक लिमिटेड अमाउंट तक का ही प्रेशर ले सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम वेरी हाई कंप्रेशन नहीं ले सकते, और ये जो है चोकिंग के अगेंस्ट काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि इसके जो इम्पेलर और डिफ्यूज़र हैं उसके अंदर अगर कूड़ा करकट चला जाए तो ये चोक हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंप्रेसर कैसे काम करता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।